नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि देश के अंदर 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि 3 बजे तक का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी अब आ चुका है। और 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 44.24% अभी वोटिंग हुई है बिहार के अंदर। और इसमें बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में 45.58% वोटिंग हो चुकी है। और कटिहार की बात करें तो कटिहार में 46.76% वोटिंग हो चुकी है। पूर्णिया में 46.78% वोटिंग हो चुकी है। भागलपुर में 39.49% वोटिंग हो चुकी है। बांका में 42.89% वोटिंग हो चुकी है। ये 3 बजे तक की हम आपको बात बता रहे हैं, प्रतिशत बता रहे हैं कि कितनी फीसदी हुई है वोटिंग। 3 बजे तक 44.24% वोटिंग अभी बिहार के अंदर हो चुकी है। धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज पिछली बार आपने देखा कि 19 अप्रैल को जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा था। अब दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी अपील करते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी हों या फिर और भी अधिकारी हों, उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और उसका असर भी देखने को मिला कि इतनी चिलचिलाती धूप में लोग नज़र आए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे। वहां पर उन्होंने अपने मत का वो प्रयोग कर रहे थे। लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही थी। महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकले वोट डालने के लिए, बुजुर्ग भी अपने घर से बाहर निकले, युवा भी बाहर निकले और उन्होंने वोट डाले। इस दौरान कई मुद्दे हावी रहे और सबसे बड़ी चीज़ है जो युवा थे उनका कहना था रोजगार की बात रही। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं जो है महंगाई को लेकर बात कर रही थी, किचन को लेकर बात कर रही थी। वहीं बुजुर्गों का कहना था पेंशन को लेकर। तो कई तरह के जो मुद्दे हैं वो देखने को मिले इस दौरान। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। निशान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इरफान अहमद जी जुड़ चुके हैं, सीपीआई के। आनंद पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष यादव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं इरफान अहमद जी, आपका रुक कर लेते हैं। इरफान अहमद जी, क्या लग रहा है 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल 88 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है दूसरे चरण का और पहले चरण में देखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा है। मूल तौर पर इस राज्य के अंदर जो वोटिंग का जो रेशियो है उसमें उदासीनता है और उदासीनता का सीधा सीधी असर है तो केंद्र की जो सरकार है और जो सरकार की जो झूठा वादा है उस वादा के खिलाफ जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। तो भाई मैं क्या करूंगा, और यही कारण है तो पूरे बिहार के अंदर में पहले चरण में भी और दूसरे चरण में वोट का रेशियो घटा है। आम तौर से देखेंगे तो इसमें जो किसान तबके के लोग हैं वो वोट से अपने आप को मुंह फेर रहे हैं। देखिए, हमारे औरंगाबाद में जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा तो जो किसान जाति के जो समूह हैं वो लोग वोट नहीं देने के लिए तैयार है, नोटा पर वोट दे रहे हैं। और उसका बहिष्कार भी एक बूथ हुआ था। आप यहाँ से सारे लोग गए थे वहाँ औरंगाबाद विधानसभा के अंदर में बहिष्कार भी हुआ था। इससे पता चलता है जो आकांक्षा था देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के वादे के मुताबिक वो आकांक्षा जनता के बीच में नहीं उतर रहा है। आज भी जनता बदहवास है, चारों तरफ किसानों के ऊपर अत्याचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अराजकता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर यहाँ जो बड़ा हिंसा है वो कारण है। ये सारे कारण को हम देखते हैं तो टोटलिटी में ये देखते हैं तो जो केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है और उसका असर आम जनता के ऊपर अब नजर आ रहा है और इसके कारण लोकतंत्र में लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है और यही कारण हम मानते हैं तो वोट की कमी हो रही है पूरे देश के अंदर में और बिहार के अंदर में भी। बातों से आप सहमत हैं?
अब देखिए, इनका तो विपक्ष में बैठे हैं तो इनको तो कोई ना कोई बहाना बनाना ही है ना। तो ये बहाना बना रहे हैं और ये झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना इनका पुराना पेशा है, पुराना काम है और ये अपना काम कर रहे हैं। जनता जो मोदी से प्यार करती है, जनता जो इस देश से प्यार करती है, उसके ऊपर कहीं कोई न धूप का असर है न गर्मी का असर है। वो बिल्कुल अपने घर से निकल करके और एनडीए के पक्ष में भरपूर मतदान कर रही है। 4 जून को परिणाम सामने दिख जाएगा कि देश में कितनी अराजकता फैली हुई है। हमारे विपक्षी जो बार बार ये कह रहे हैं कि अराजक माहौल है, कौन सी अराजकता फैली हुई है, कहाँ कौन सा दंगा हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में कोई एक उदाहरण अगर पेश कर दे कि कहीं कोई अराजक माहौल हुआ हो, कोई दंगा हुआ हो, किस तरह की कोई घटना दुर्घटना हुई है, कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने कहा कि माहौल देश का जो है बिगाड़ के रखा है मोदी जी ने। देश का माहौल क्या धार्मिक रूप से बिगाड़ा है? देश का माहौल आज के समय में जो भी जिस धर्म का पालन करने वाला है वो सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, सब लोग अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो धर्म है राष्ट्र धर्म, उसका भी पालन लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोग मिल करके इस देश में अभी रह रहे हैं और कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। जाम लगाना एक अलग विषय है। नौकरी की बात करते हैं लोग, नौकरी पे भी मोदी जी ने साफ स्पष्ट किया कि हमने रोजगार के तरफ किस तरह से युवाओं को जोड़ा है, उनको विभिन्न तरह की योजनाओं के तहत ला करके रोजगार से जोड़ा है। ये बार बार रोजगार पे बात करते हैं तो वो भी विषय नहीं है। महंगाई अपनी जगह पे स्थिर है। तो आज देश में किसी तरह का कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं। अब ये कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज गिरा है। वोटिंग परसेंटेज गिरने थोड़ा सा जरूर कम हुआ है इस बार, लेकिन उसका जो मुख्य कारण जो हमको लग रहा है वो ये है कि जो प्रचंड गर्मी है इसमें जो, और किसान की बात कर रहे हैं, मैं एक विषय भूल गया, किसान की भी चर्चा कर दूं। देश में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद किसानों को सीधा जो है उनके खाते में पैसा जा रहा है और ये कहते हैं कि किसान परेशान है। जिन किसानों को कोई पूछने वाला नहीं था कभी इसके पहले, उनको सीधा लाभ मिल रहा है केंद्र से और सब किसान खुशहाल हैं, उन्हें किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है इसलिए घर से नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं इन लोग का क्या नजरिया है, किस नजर से ये देखते हैं, ये तो ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और नितिन भारती जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। नितिन भारती जी, क्या लग रहा है आपको, वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से होनी चाहिए धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए वोटिंग परसेंटेज, आपको लग रहा है उस हिसाब से है? नितिन जी देखिए मनीष जी, बिहार के एक नागरिक के रूप में ये सचमुच बहुत दुखद है मेरे लिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जब आप पीछे के चुनावों को भी देखेंगे तो देश की तुलना में बिहार में वोटिंग कम होती है और एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो परिस्थिति है इसमें किस तरह से बदलाव लाया जाए। इसके 2 पहलू हैं, एक वोटिंग नहीं करने वाले मतदाता और दूसरा मतदाता सूची का ठीक तरीके से रिन्यूअल नहीं होना। ये दोनों ही कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में बिहार के मतदाता अन्य राज्यों में या तो जॉब की वजह से या किसी कारण से शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम यथावत रह जाता है और इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। या ऐसा नहीं है कि सरकार के स्तर पर प्रयास नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अपेक्षित और प्रयास की आवश्यकता है ताकि उस सूची में सुधार भी हो सके और जिससे ये परसेंटेज जो है, मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 परसेंट का तो अंतर निश्चित रूप से आएगा। रह गई बात बाकी मतदाता को लेकर, देखिए मैं आपके माध्यम से प्रदेश की तमाम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में चाहे आप किसी विचारधारा के समर्थक हों या विरोधी हों, बिना मतदान के उसका कोई मतलब नहीं है। घर बैठे आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए निकलकर बाहर आना पड़ेगा। आज निश्चित रूप से जैसा हमारे आनंद भाई ने कहा कि गर्मी का निश्चित रूप से असर है, लोग बाहर निकलने में, अभी हम लोग स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो हम लोगों ने भी यह महसूस किया कि किस तरह की गर्मी है।
तो स्वाभाविक रूप से घर से निकलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, और इसका भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सरकार, विपक्ष और पूरी व्यवस्था को वोटिंग परसेंटेज कैसे और बेहतर हो, इसके लिए समेकित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। मनीष जी। ठीक है इरफान जी, मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे थे। नहीं, देखिए इसमें हम सहमत हुए कुछ बातों से। अच्छा, इन्होंने स्पष्ट कह दिया इस बात को, तो वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, तंत्र फेल हुआ है, तो ये तो हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ के अल्पसंख्यकों का वोट काटा गया है, यहाँ के अल्पसंख्यकों का ये बूथ से वो बूथ पर अपने हिसाब से मेरी बात का ये सारी चीजें इनके सरकार के द्वारा प्रयोजित था। और भाई नरेंद्र भाई मोदी ने इस चीज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और महारत हासिल किया है। तो पूरे आप देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण में मुसलमानों को कहा, आम जनता के पीछे में कहा, तो ये मंगलसूत्र ये लोग भेजवा देंगे। माननीय तेजस्वी जी ने जो सवाल खड़ा किया है उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मनीष जी, और निश्चित तौर से मैं मानता हूं मनीष जी, मुझे लगता है कि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और इससे कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए। के ऊपर जो कम से कम प्रोपेगेंडा पर रोक लगनी चाहिए।